हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स। वेलकम टू संभव स्मार्ट क्लासेस। आई एम संभव जैन। ओके, आपका ट्यूटर एसएसटी जो हम आज कंप्लीट कर रहे हैं, चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। तो जो लोग अभी फर्स्ट टाइम चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले भी आपके 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, पॉलिटी के ही 2 लेक्चर आ चुके हैं आपके, पॉलिटिकल साइंस के। तो आप उन्हें भी जाके आप देखिएगा, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म काफ़ी रिलेट करता है, पॉलिटी एक दूसरे को कोरिलेट करता है। अगर आपको फेडरलिज्म की अच्छे से नॉलेज है तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे, और आपको पावर शेयरिंग की नॉलेज है तो आप फेडरलिज्म को अच्छे से कर पाओगे। तो फेडरलिज्म आपका पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, उसके बाद जेंडर, रिलीजन और कास्ट। काफ़ी यूजफुल सीरीज है। हम यहाँ पे डिटेल्ड जो नोट्स हैं आपके हम डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा कंप्लीट नोट्स लेके आए हैं क्लास 10th के। आई होप आप सभी के लिए ये क्लास 10th के नोट्स काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में। आपके लिए ये चैप्टर्स बहुत डिटेल में हमने डिस्क्राइब किए हुए हैं। ओके, इनके साथ साथ हमने क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, इतने इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं। और इसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज भी लेके आने वाले हैं। तो 1 बाय 1 करके आप सभी चैप्टर्स समझते जाइएगा। आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। जो लोग भी क्लास 10th में आपकी फैमिली से रिलेटेड हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, अगर उनके भी बच्चे हैं तो आप भी उन्हें शेयर कर सकते हैं। क्लास 10th के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है ये लेक्चर्स। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, पूरा चैप्टर 3 है, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। तो आज हम जेंडर की बात करेंगे कि जो मेल और फीमेल के बीच क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे ट्रीट किया जाता है मेल्स को, मेंस को और वुमेन्स को। ठीक है, रिलीजन क्या है, आपका धर्म से रिलेटेड क्या इश्यूज आते हैं, और कास्ट से रिलेटेड, जाति से रिलेटेड। तो आज जो हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे वो क्या है, आपका जेंडर, रिलीजन और कास्ट। देखो, आप किसी भी मीडियम के लिए, आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके लिए ये तो नोट समझ में आएंगे ही आएंगे आपको, और आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो हमारे पूरा जो कम्युनिकेशन है मेनली रहता है हिंदी में। तो हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश प्लस हिंदी, हम दोनों लेके चल रहे हैं। तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी ये इसका वेटेज आपका अच्छा खासा वेटेज है एसएसटी में, तो वही 4 to 5 मार्क्स का वेटेज आपका है जेंडर, रिलीजन और कास्ट का। कई बार 6 मार्क का क्वेश्चन भी आता है सीबीएसई के अकॉर्डिंग और स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग। देखो, ये सीबीएसई और स्टेट बोर्ड, क्योंकि हमने इसमें एनसीईआरटी कवर की है, तो आजकल सारे स्टेट बोर्ड्स में एनसीईआरटी चल रही है और सीबीएसई बोर्ड में तो एनसीईआरटी चली रही है। तो सभी के लिए क्या है, यूजफुल है ये। आप चाहे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप एसएसटी में जेंडर, रिलीजन और कास्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए यूजफुल है। अब सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो हम सबसे पहली जो बात करने वाले हैं वो जेंडर और पॉलिटिक्स की बात करने वाले हैं कि जेंडर और पॉलिटिक्स क्या है, कैसे रिलेट करता है जेंडर और पॉलिटिक्स एक दूसरे को। ठीक है, तो जेंडर और पॉलिटिक्स में सबसे पहले जो बात आ जाती है वो आ जाती है जेंडर डिवीजन की। जेंडर डिवीजन क्या है, देखो जेंडर को कैसे डिवाइड किया गया है। मैन क्या स्पेशल टास्क है मैन के लिए, वुमेन के लिए स्पेशल टास्क है। देखो, बायोलॉजिकली क्या होते हैं, मैन एंड वुमेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। बट हमारी सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है, क्योंकि आजकल जो सारे काम मैन करते हैं वर्क प्लेस पे, वही सारे काम वुमेन करती हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतर नहीं रह जाता है। ओके, अब जब हम बात करेंगे फर्स्ट कि जेंडर डिवीजन का मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है जेंडर डिवीजन का। देखिए, जेंडर डिवीजन रिफर्स टू द सोशल एंड कल्चरल रोल्स असाइन टू मैन एंड वुमेन। तो जेंडर डिवीजन क्या है, इसको रिफर करता है किसको, कि सोशल, सामाजिक और कल्चरल, सांस्कृतिक रोल किसके लिए असाइन किए गए हैं, मैन और वुमेन के लिए। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों के लिए क्या किए गए हैं, कुछ रोल असाइन किए गए हैं। कैसे, सामाजिक लेवल पे और सांस्कृतिक लेवल पे, सोशल और कल्चरल लेवल पे। इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये किस पे बेस्ड नहीं है, ये बायोलॉजिकल डिफरेंस पे बेस्ड नहीं है, बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस, लोगों के जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, एंड स्टेरियोटाइप्स, मतलब डिफरेंट स्वरूप है, मतलब लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, तो उस पर ही डिपेंड करता है। कौन सा, कि जो जेंडर डिवीजन है किस पे बेस्ड नहीं है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। देखो, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अलग अलग हैं कि वुमेन का स्ट्रक्चर अलग है, मेल का स्ट्रक्चर अलग है। तो कई सारे ऐसे काम है जो वुमेन कर सकती है, मैन नहीं कर सकता है। तो वही ऐसे कई सारे काम है जो मैन कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर सकती है। बट हमारी सोसाइटी ने कुछ सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, वर्क प्लेस पे सेम काम, सेम टास्क, सेम उनकी सैलरी और बाकी सारी चीजें। ठीक है, अब सोसाइटी एक्सपेक्ट्स मैन टू बी ब्रेड विनर्स। देखो, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है मैन से, कि मैन क्या है, ब्रेड विनर्स है। ब्रेड विनर क्या होता है, कमाने वाला। क्या होता है, कमाने वाला। एंड वुमेन टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड हाउस होल्ड। वुमेन को कैसे ट्रीट किया जाता है, वुमेन को कैसे समझा गया है कि वुमेन किसकी देखभाल करेगी, अपनी फैमिली की और
हाउस होल्ड, मतलब जो घर के काम हैं उनको करेगी और फैमिली की देखभाल कौन करेगी, वुमेन करेगी। द डिवीजन हैज रिजल्टेड इन इनइक्वालिटी, देखो ये डिवीजन क्या बताता है, इनइक्वालिटी को बताता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को बताता है, भेदभाव को बताता है, एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, और ये किसको बताता है कि वुमेन्स के लिए क्या है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, महिलाओं के लिए क्या है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। अब वुमेन्स का क्या रोल है सोसाइटी में, वुमेन्स रोल इन सोसाइटी। हिस्टोरिकली हम अगर बात करें इतिहास के अकॉर्डिंग, वुमेन वर कन्फाइंड टू डोमेस्टिक वर्क, मतलब वुमेन को ऐसे ट्रीट किया जाता था, मतलब उन्हें कन्फाइंड कर दिया गया था, लगा दिया गया था किसमें, डोमेस्टिक घरेलू कामकाज में। वाइल मैन हैंडल्ड पब्लिक अफेयर्स, और जो बाजार के जो भी मुद्दे होते थे सारे रिलेटेड, जो भी बाजार से रिलेटेड मुद्दे हैं, तो उसको में किसको लगा दिया गया था, मैन को लगा दिया था, आदमियों को लगा दिया गया था, पुरुषों को लगा दिया गया था। इवन व्हेन वुमेन स्टार्टेड वर्किंग आउटसाइड, मतलब जब वुमेन ने, महिलाओं ने बाहर काम करना शुरू किया, दे वर ऑफन पेड लेस देन मैन फॉर द सेम वर्क, देखो मतलब एक सेम काम के लिए वुमेन को क्या किया गया, मतलब कम सैलरी दी गई, और मेन को क्या दी गई, ज्यादा सैलरी दी गई, मतलब एक सेम प्लेस पे सेम काम कर रहे हैं, उसके बाद भी ये क्या हुआ, महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। वुमेन फेस वायलेंस, वुमेन ने वायलेंस फेस किया, हिंसा फेस की, एक्सप्लॉयटेशन फेस किया, और डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, भेदभाव फेस किया, एंड एट कहाँ पे, वर्क प्लेस एंड विद इन होम्स, कहाँ पे, उनके जो काम की जगह है वहां पे और घर पर। अनइक्वल डिवीजन ऑफ लेबर, अब अनइक्वल डिवीजन किसका, लेबर का, स्टिल एग्जिस्ट, मतलब अभी भी एग्जिस्ट करता है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड कोर्स आर कंसिडर्ड अ वुमेन ड्यूटी, अभी भी क्या कंसिडर किया जाता है, जो घरेलू कामकाज है, घर के सारे काम है, मतलब वो वुमेन की ड्यूटी है, मतलब वुमेन का कर्तव्य है, महिलाओं का कर्तव्य है कि वही सारे काम करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, सेम टास्क है, सेम वर्क है, उसको मैन भी कर सकते हैं, वुमेन भी कर सकती है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि खाना बनाने का काम केवल किसका है, वुमेन का है। अब वुमेन्स मूवमेंट एंड स्ट्रगल, अब वुमेन के कुछ क्या हुआ, इन सब चीजों के पीछे कुछ कई सारे मूवमेंट्स हुए, आंदोलन किए, और उन्हें कई सारे स्ट्रगल भी झेलने पड़े। अब सिंस द 19th सेंचुरी, ठीक है, वुमेन्स मूवमेंट्स हैव बीन एक्टिव अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब 19th सेंचुरी से हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में क्या है, वुमेन्स के मूवमेंट चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन चल रहे हैं। दीज मूवमेंट्स डिमांडेड, अब देखो जो मूवमेंट्स चल रहे हैं उनने क्या क्या डिमांड रखी है अपनी अपनी, इक्वल वोटिंग राइट्स, सबसे पहले कई सारे कंट्री ऐसी हैं जहां पे अभी भी वुमेन्स को इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए हैं, लेकिन हमारी कंट्री में तो वुमेन को भी इक्वल राइट मिले हुए हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब अभी भी कई सारे ऐसे देश हैं, हमारे यहाँ भी हो सकता है कि कहीं ऐसी छोटे प्लेस पर वर्क डिस्क्रिमिनेशन हो कि सेम काम के लिए सेम वर्क नहीं दिया, मतलब सेम वर्क के लिए सेम पेमेंट नहीं दिया जाता है, मैन को ज्यादा दिया जाता है, वुमेन को कम दिया जाता है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट में, सरकार में उनका इक्वली रिप्रेजेंटेशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एंड हरासमेंट, उन्हें किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन दिया गया है, डोमेस्टिक वायलेंस जो भी घरेलू हिंसा होती है उसके अकॉर्डिंग, और हैरेसमेंट जो भी उनके साथ शोषण होता है तो उसमें क्या दिया गया, उसको मतलब क्या दिया जाए, उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है, किसके, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, जैसे कि कई बार जो महिलाओं के जो पति होते हैं या उन्हें घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है, वो मारपीट करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ गलत होता है ये। और हरासमेंट, कई बार शोषण होता है सोसाइटी में, वर्क प्लेस पे, घर पे। दीज स्ट्रगल्स लीड टू इंपॉर्टेंट सोशल एंड लीगल रिफॉर्म्स, अब देखो ये जो स्ट्रगल्स हैं इन्हीं ने क्या किया, मतलब इंपॉर्टेंट लीड किया, आगे बढ़ाया किसको, सामाजिक और लीगल रिफॉर्म्स को, कि एक्चुअल में वुमेन्स के लिए ये सारे मतलब तरीके गलत हैं, उन्हें गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो उनके लिए कुछ सामाजिक और क्या है, कुछ लीगल रिफॉर्म होना जरूरी है, उन्हें भी कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीजें हैं। अब सबसे पहली बात आती है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन का पॉलिटिकल क्या रिप्रेजेंटेशन है, राजनीति में वुमेन कितना भाग लेती हैं। आप देखोगे कि आपको बहुत, अभी भी बहुत कम दिखेगा, राजनीति में बहुत कम वुमेन्स ही भाग लेती हैं, ज्यादातर मेंस लोग भाग लेते हैं, पुरुष लोग भाग लेते हैं। ऑल्दो वुमेन मेक अप नियरली हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, अभी हम जब जानते हैं कि हम जब सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो उसमें हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि वुमेन का भी रेशियो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि पर मैन के अकॉर्डिंग एक वुमेन, इस टाइप से अगर 1000 मैन है तो अब अभी भी हमारा जो रेशियो निकल के आता है अप्रॉक्स 940, 945, 942, 950 के अप्रॉक्स निकल के आता है, तो मीन्स 940, 950 वुमेन है और मैन कितने, अगर 1000 मैन है तो हम ये चाहते हैं कि ऑल द वुमेन मेकअप नियरली हाफ ऑफ द इंडिया, मतलब वुमेन की जो आबादी है वो भी इंडिया में क्या है, आधी है, ठीक है। पॉपुलेशन, देयर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रिमेन्स वेरी लो, अभी भी अगर उनका हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, राजनीति में रिप्रेजेंटेशन देखें तो वुमेन बहुत ज्यादा कम है, क्या है, बहुत कम है।
इन इंडिया, अब हम इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले लोकसभा जो हमारा क्या है, लोअर हाउस है। लेस देन 15% वुमेन मेंबर्स, लोकसभा में भी 15% से भी कम क्या है, मेंबर हैं। कौन से, वुमेन के मेंबर हैं, वुमेन हैं ओनली 15% से भी कम है लोकसभा में, बाकी सब 85% क्या है, मैन है सारे। स्टेट असेंबली की हम बात करें, लेस देन 10%, 10% से भी कम है। कैबिनेट पोजीशंस की हम बात करें, वेरी फ्यू वुमेन मिनिस्टर्स। अभी तो आप देखोगे कि अभी अपनी कंट्री में थोड़ा सा अच्छा सा वुमेन इंपावरमेंट चल रहा है, जैसे कि हमारी अभी प्रेसिडेंट भी हैं, तो जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो प्रेसिडेंट है हमारी अभी प्रेजेंट टाइम में। हम 2025 में लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छा धीरे धीरे करके मोदी गवर्नमेंट में धीरे धीरे करके काफी अच्छा हो रहा है, बढ़ भी रहा है। वो भी डिक्लेयर करने वाले हैं कि 33% जो रिजर्वेशन है वो भी लागू हो जाएगा आने वाले इलेक्शंस तक। ओके, तो कैबिनेट पोजीशंस वेरी लो वुमेन मिनिस्टर्स, ठीक है, बहुत कम मिनिस्टर हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अब अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें, लोकल गवर्नमेंट की बात करें, हमने इसके पहले भी सेकंड चैप्टर में भी देखा है फेडरलिज्म में 73rd और 74th जो अमेंडमेंट हुआ किसके लिए हुआ, लोकल गवर्नमेंट के लिए हुआ, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए हुआ, ठीक है। तो द 73rd अमेंडमेंट 1992 मेड इट मैंडेटरी टू रिजर्व 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो ये बहुत बड़ा एक आप मान सकते हो कि ये बहुत बड़ा ये निर्णय था, डिसीजन था जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया कि जो पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, वहां 33% एटलीस्ट 1/3 तो सीट रिजर्व ही कर दें किसके लिए, वुमेन के लिए। तो वो सीट तो वुमेन को मिलनी ही मिलनी है, चाहे वो चुनाव लड़ती है नहीं लड़ती, तो एटलीस्ट 33% तो वुमेन को चुनाव लड़ना पड़ेगा ही, वो सीट फिक्स है वुमेन के लिए। अब बाकी 66% हम मान के चलें, 67% मान के चलें, तो वुमेन के लिए। अब ये नहीं है कि 33% ही बन सकती हैं, 33 से ज्यादा ही बन सकती है, लेकिन 33 से कम नहीं होने वाला, 1/3 से कम नहीं होने वाला है। मैनी स्टेट्स हैव नो इंक्रीज इट टू 50%। देखो कई मतलब मैनी स्टेट्स हैव नाउ है, सॉरी, तो कई सारे स्टेट ने तो इसको 50% तक इंक्रीज कर दिया है। किसके लिए, रिजर्वेशन किसके लिए, वुमेन के लिए, किसमें, लोकल गवर्नमेंट में। दिस हैज इनकरेज मोर ग्रास रूट्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स। ये क्या करेंगे, मतलब छोटे लेवल से वुमेन क्या कर पाएंगी, पार्टिसिपेशन कर पाएंगी किसमें, पॉलिटिक्स में, तो वो आगे जाके बड़े लेवल पे ही पहुंच जाएंगी। हाउएवर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज इन स्टिल अंडर डिसीजन, मतलब ये डिस्कशन में है अभी भी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इस बिल को पास कर दिया है। आने वाले जो टाइम है, आने वाली जब भी नई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, जब भी हमारे कंट्री में इलेक्शन होंगे, तो वुमेन को अभी भी क्या दिया जाएगा, 33% रिजर्वेशन, 1/3 सीट का रिजर्वेशन देने वाले हैं आगे। अब हम बात करते हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की। देखो रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। अब धर्म की जब बात आती है, देखो कहीं ना कहीं राजनीति जो होती है धर्म से जुड़ी हुई होती है। सारे नेता जो लोग भी होते हैं वो क्या होते हैं, धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं, मतलब धर्म का फायदा उठाते हैं, किसी भी धार्मिक चीजों में शामिल होना, धर्म से रिलेटेड मुद्दे उठाना, हिंदू मुस्लिम करना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हो रहती हैं। तो हम बात करेंगे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, क्या संबंध है किसके बीच, रिलीजन धर्म और राजनीति के बीच। रिलीजन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पीपल्स लिव। देखो एक धर्म है, मतलब लोगों के रहने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है, हर धर्म को मानने वाले लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ठीक है, पारसी हैं। रिलीजन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पीपल्स लिव्स, इट इन्फ्लुएंसेस देयर वैल्यूज एंड बिहेवियर। ये क्या इन्फ्लुएंस करता है, उनकी वैल्यू को और उनके बिहेवियर को। कई बार लोग फायदा उठाते हैं इलेक्शन टाइम पे कि इस धर्म को सपोर्ट करते हैं, तो उस धर्म के अगर ज्यादा मान के चलो हिंदू धर्म के हमारे कंट्री में ज्यादा हैं सपोर्टर, तो वो हिंदू धर्म को प्रमोट करते हैं, जिससे कि उस तरफ लोगों का ध्यान भटके और वो डिवाइडेशन कर देते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच, या हिंदू सिख के बीच, हिंदू जैन के बीच, क्या कर देते हैं, कहीं ना कहीं डिवाइडेशन करते हैं अपनी राजनीति को चलाने के लिए। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। तो डेमोक्रेसी में क्या है, लोकतंत्र में लोगों के पास राइट है टू फॉलो एनी रिलीजन, मतलब कोई भी रिलीजन को फॉलो करने का क्या है उनके पास राइट है। तो आप इंडिया में रह रहे हो तो किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो, ठीक है। However, mixing religion with politics can be dangerous if it promotes division or hatred। मतलब नफरत के तरीके से अगर किया गया काम, जैसे कि जब किसको मिक्स कर देते हैं, धर्म को और राजनीति को मिक्स कर देते हैं, तो ये क्या हो सकता है, हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अब इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कि इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हम देखने वाले हैं, क्या क्या है। रिलीजियस वैल्यू कैन इंस्पायर पीपल टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड प्रमोट इन इक्वालिटी एंड कंपैशन। देखो जो रिलीजियस वैल्यू हैं वो क्या करती हैं, वो मतलब इंस्पायर कर सकती हैं किसे, रिलीजियस वैल्यू कैन इंस्पायर
पीपल, लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं किस लिए? टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड प्रमोट इक्वलिटी। मतलब किसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए? इनजस्टिस, मतलब अगर अन्याय हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड प्रमोट इक्वलिटी, और क्या किस लिए प्रमोट कर सकती हैं? इक्वलिटी को, मतलब समानता को बढ़ाने के लिए, एंड कंपैशन, ठीक है, और उनके बीच हमें समानता को बढ़ाना है कैसे भी करके। अब एग्जाम्पल आता है, महात्मा गांधी यूज्ड रिलीजियस वैल्यूज लाइक ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इन पॉलिटिक्स। अब महात्मा गांधी ने क्या यूज किया था? महात्मा गांधी ने यूज किया था रिलीजियस वैल्यूज, जैसे कि जो धर्म को महात्मा गांधी ने शामिल किया था पॉलिटिक्स के साथ। महात्मा गांधी भी यही मानते थे कि बिना धर्म की राजनीति नहीं हो सकती, और बिना राजनीति के भी कोई धर्म नहीं चल सकता है। तो महात्मा गांधी मानते थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने यूज किया था रिलीजियस वैल्यू किसके लिए? सत्य के लिए और अहिंसा के लिए, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी के दो ही मेन पहलू थे, सत्य और अहिंसा। तो सत्य और अहिंसा के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स में यूज किया था किसका? रिलीजन का। अब नेगेटिव एस्पेक्ट की हम बात करें, देखो अब अगर आप अच्छे तरीके से सत्य के लिए, सच के लिए, राजनीति में सच का बहुत बड़ा बोलबाला होता है, अगर आप सच बोल के आगे बढ़ते हो, लोगों का दिल जीत लेते हो, ठीक है, आप लोगों का काम आप समय पर कर देते हो, जो भी आपने लोगों से वादे किए हैं, तो हो सकता है लोग आप पे विश्वास करें, बिलीव करें, और आपको आगे भी पॉलिटिकल पार्टी में रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता रहे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट, कम्युनलिज्म, ठीक है। अब लोग सांप्रदायिकता फैला देते हैं, कैसे? कम्युनलिज्म रिफर्स टू यूजिंग रिलीजन फॉर पॉलिटिकल गेन्स। तो कम्युनलिज्म जो मतलब यूज करते हैं, कम्युनलिज्म जो सांप्रदायिकता यूज करते हैं किस लिए? रिलीजन में, किस लिए? पॉलिटिकल गेन्स के लिए, मतलब पार्टी को ग्रो करने के लिए, ठीक है, राजनीति को बढ़ाने के लिए। सच एज आस्किंग फॉर वोट्स बेस्ड ऑन रिलीजन। वो किसके बेस पे वोट मांगते हैं? रिलीजन के बेस पे। मान के चलो कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है, पर्टिकुलर वो चुनाव लड़ रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, उसने हिंदू ने अपने वोट मांगे कि आप हिंदू को वोट नहीं दोगे तो आप कल को मुस्लिम गवर्नमेंट बन जाएगी तो आपके लिए प्रॉब्लम है। या मुस्लिम ने वोट मांगे कि आप आज हमें आज आप वोट नहीं दोगे तो कल हमारा स्टेटस और नीचे चला जाएगा, हम माइनॉरिटी में आ जाएंगे, तो जिससे कि हमारे ऊपर मेजॉरिटी वाले हावी हो जाएंगे और हम अच्छे से यहाँ पर राजनीति नहीं कर पाएंगे, आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइप के कुछ एजेंडाज होते हैं, प्रोपेगेंडाज होते हैं, वो अपनाते हैं। इट बिलीव्स दैट पीपल ऑन वन रिलीजन हैव कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ये क्या बिलीव करते हैं कि अगर एक धर्म के लोग हैं तो उनके क्या होंगे? कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट होंगे। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन करते हैं ये, कहीं ना कहीं अपने सारे काम करते हैं। दैट डिफर फ्रॉम अदर्स, मतलब वो किससे डिफर होगा? अदर से डिफर होगा, ठीक, अलग होगा। अब दिस थिंकिंग इज हार्मफुल, ये सोच क्या है? बहुत ज्यादा हार्मफुल है, हानिकारक है फॉर डेमोक्रेसी एंड लीड्स टू कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। मतलब ये किसको बढ़ावा देती है? ये कन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देती है और वायलेंस को, अहिंसा को बढ़ावा देती है। मतलब ये विरोध को, झगड़े को और हिंसा को बढ़ावा देती है। अहिंसा को नहीं, हिंसा को बढ़ावा देती है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। क्या क्या फॉर्म है, कौन कौन से प्रकार है कम्युनलिज्म के? एवरीडे बिलीव्स, मतलब हर दिन वाला बिलीव कैसे? थिंकिंग वंस रिलीजन इज सुपीरियर, मतलब एक ही धर्म के बारे में सोचना कि ये धर्म ही क्या है, सबसे बड़ा है, बाकी धर्मों को नकार दिया, उसके बारे में गलत बोल दिया। पॉलिटिकल यूज, मतलब पॉलिटिकल राजनीति में कैसे यूज कर रहे हैं? व्हेन लीडर्स यूज रिलीजन फॉर वोट्स। अब लीडर्स किस लिए यूज कर रहे हैं? लीडर्स यूज कर रहे हैं पॉलिटिकल यूज किस लिए? धर्म को किस लिए यूज कर रहे हैं? उनके वोट्स के लिए। किसके लिए यूज कर रहे हैं? उनके वोट्स के लिए। एक्सट्रीम फॉर्म कैसे? व्हेन इट लीड्स टू राइट्स, मतलब बहुत लेवल पे धर्म का प्रसार कर दिया, ठीक है, जिससे कि बाकी अदर धर्म के लोगों को दिक्कत हो रही है, तो ये क्या करता है? मतलब दंगे भड़का देता है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बना देता है लोगों के बीच, एंड डिमांड्स फॉर सेपरेट स्टेट। और ये क्या कर देता है? डिमांड कर देता है किसकी? अलग अलग राज्यों की। तो पहले भी हमारा देश जो बटा था, हिंदू और मुस्लिम इस बेसिस पे बटा था, लेकिन हम चाहते हैं आगे हमारी इंडिया में डाइवर्सिटी है, सभी लोग मिलकर साथ रहते हैं, तो आगे इस टाइप की कोई घटना या इस टाइप का कोई इवेंट ना हो। कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब कम्युनल पॉलिटिक्स इंडिया में कैसे चलती है? देखो, इंडिया हैज विटनेस्ड कम्युनल टेंशंस, मतलब इंडिया भी गवाह किसका? जो कम्युनल सांप्रदायिक टेंशंस होती हैं, चिंता होती है, लाइक द पार्टीशन ऑफ 1947, जो मैंने आपको बताया, मतलब जो देश का बंटवारा ही इसी बेसिस पे हुआ था, हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे। पाकिस्तान बनाया इसलिए गया था कि पाकिस्तान में मुस्लिम रहेंगे और इंडिया में क्या रहेंगे? हिंदू रहेंगे, ठीक है। 1947 राइट्स एंड रिलीजियस वायलेंस, कई सारे दंगे हुए थे और कई सारे क्या हुए थे? धार्मिक हिंसाएं हुई थी। अब पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट इंश्योर दैट डू नॉट प्रमोट कम्युनलिज्म फॉर इलेक्टोरल गेन्स। तो पॉलिटिकल पार्टीज को यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें प्रमोट नहीं करना चाहिए, किसको? सांप्रदायिकता को। किसके लिए? अपने खुद के इलेक्ट्रोलिक, मतलब जो उनके चुनाव में जीतने के लिए उन्हें इसका क्या नहीं करना चाहिए, इसका हमें उन्हें फायदा नहीं उठाना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। किसकी? सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। देखो, इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, एज स्टेटेड इन द प्रियम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ये हमारी
जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका हमारा संविधान है, उसकी प्रस्तावना है, उसमें दिया हुआ है इंडिया एज अ सेक्युलर कंट्री। ठीक है, अब सेक्युलरिज्म का क्या मीनिंग होता है? नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट। तो इंडिया एक अगर सेक्युलरिज्म कंट्री है तो इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को समान स्वतंत्रता दी गई है। इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों को समान क्या दिया जाएगा? सम्मान किया जाएगा सभी का, और उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाएगा सभी को। गवर्नमेंट कैन नॉट फेवर एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन। तो गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती है? गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर धर्म का फेवर नहीं कर सकती है और उसे नकार भी नहीं सकती है। ठीक है, तो कई बार ये बहुत दिक्कत आती है, अभी भी कई बार चुनाव होते हैं तो जो कई सारी गवर्नमेंट हैं वो प्रमोट करती हैं किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर रिलीजन को। तो ये कहीं ना कहीं गलत है कि हमें एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं प्रमोट करना चाहिए, उसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें बाकी रिलीजन को भी क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम सारे रिलीजन को इक्वल मान के सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे देश का, राजनीति है, वो एक अच्छे लेवल पे चल सकती है। अब एग्जांपल्स ऑफ सेक्युलर प्रैक्टिसेस, नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई भी क्या नहीं दिए जाएंगे? रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे, धर्म से संबंधित बातें मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। पीपल ऑफ ऑल फेथ्स कैन होल्ड गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब जो सब में विश्वास करते हैं, सब धर्मों के साथ काम करते हैं, मतलब सब धर्मों को इक्वल मानते हैं, वही क्या करेंगे? गवर्नमेंट जॉब में काम कर पाएंगे, गवर्नमेंट के साथ काम कर पाएंगे। रिलीजियस फ्रीडम इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 25 to 28। देखो, सभी को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है, रिलीजियस फ्रीडम दी गई है, हमारे आर्टिकल में भी डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स की। देखो, हमारे मेन इसमें 3 टॉपिक्स हैं, एक तो जेंडर, एक कास्ट, एक रिलीजन। तो हमने जेंडर और रिलीजन देख लिया है, हम क्या देखने वाले हैं? हम कास्ट देखने